हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, आज जो डिस्कस करेंगे हम प्रीवियस ईयर का पेपर है। पिछले साल जो एग्जाम हुए हैं पहले प्रीवियस ईयर्स में वो पेपर है। ये एग्जाम हुआ था 28 नवंबर 2021 को। उस टाइम पे यूपीएचईएससी हुआ करता था, अब ये नया आयोग बन गया है यूपीईएसएससी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो पुराने पेपर हैं जरा उनको भी हम देख लेते हैं। पुराने पेपर से हमें, अगर हम सिर्फ पुराने पेपर को पढ़ के छोड़ देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई स्टैटिक पोर्शन का नेशनल मूवमेंट है या कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड इस तरीके कोई एक आध क्वेश्चन, मुश्किल से एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए। बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर के भरोसे तैयारी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सीरियस आपको सोचना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि एक तो पहले पेपर कैसा आया है, दूसरा फिर अभी इन टॉपिक्स में से क्या पूछा जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हम आज डिस्कस करेंगे कि अब इन टॉपिक्स में से अभी प्रेजेंट में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से पूछे जा सकते हैं। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जिस दिन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपको भेज दिया जाता है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ये शेयर कर दिया जाएगा। जिनको फिर भी कोई इश्यू आ रहा है ज्वाइन करने में तो इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। लेट्स बिगिन। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? पिछले 8-10 साल में जो भी एग्जाम हुए हैं उनके सबके पेपर हम एक एक करके बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। अंकुर योजना का शुभारंभ, तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ है ये 2021 में नवंबर में, मई जून 2021 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये योजना लेके आए थे। मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी अंकुर योजना। इसमें क्या है कि मॉनसून के टाइम पे पेड़ वगैरह लगाने वालों को इसमें सम्मानित किया गया था और ये काफी पॉपुलर रहा था ये योजना, इसलिए पूछा गया था। इसको लेके जो इसमें अवार्ड दिए गए थे वो प्राणवायु पुरस्कार दिए गए थे। और इसमें एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, वायु दूत करके ऐप था, वो लॉन्च किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो मध्य प्रदेश है। अब इसी तरीके का कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है अभी प्रेजेंट में? तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो अभी प्रेजेंट के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो कृषि धन धान्य है उसका पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना ये है। ये रिसेंटली 2025 में जुलाई अगस्त में शुरू की गई थी। जो भंडारण है या डाइवर्सिफिकेशन है फसलों का, किसानों के लिए शुरू की गई थी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये भी काफी चर्चा में है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमसे यहां से पूछा जा सकता है। या फिर यहां से हमसे एक क्वेश्चन जो आजकल एक नमो लक्ष्मी करके योजना है, नमो लक्ष्मी, वो गुजरात सरकार की है, वो भी काफी चर्चा में है, तो वो इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विनिंग सिक्सर इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये विमेन्स टीम के कोच थे WV रमन, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उनके कोच थे ये, और उन्हीं की बुक है ये। तो ये उस टाइम पे चर्चा में थी, द विनिंग सिक्सर पुस्तक। इसका करेक्ट आंसर आएगा WV रमन। अब इसी तरीके के अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मान के चलिए एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है द हार्ट लैंप। द हार्ट लैंप ये बानू मुश्ताक की बुक है। बानू मुश्ताक की बुक है, कन्नड़ भाषा में कन्नड़ कहानियों का संग्रह है। इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, बानू मुश्ताक की बुक द हार्ट लैंप। ये काफी चर्चा में। इसके अलावा एक बुक और है, मदर मेरी कम्स टू मी। मदर मेरी कम्स टू मी ये अरुंधति रॉय की बुक है। इसके अलावा एक द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, जो एक शॉर्टलिस्ट हुआ था उपन्यास, मैन बुकर शॉर्टलिस्ट उपन्यास है, द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, वो किरण देसाई की है। या फिर
जो अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों की बुक आई है, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों की बुक आई है, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेके 3 की बुक, वो पूछी जा सकती है, जो भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो डीप स्ट्राइक किए थे उससे संबंधित है। हमें फायदा जब भी मिलेगा जब हम इनको प्रेजेंट के रेफरेंस में लेके देखेंगे। या फिर हमसे पूछा जा सकता है भी रिसेंटली जेसीबी प्राइज लिटरेचर का किसे दिया गया है, तो वो अरुणाचल प्रदेश की है, एक राइटर है ममांग दाई, अरुणाचल प्रदेश की है ममांग दाई, इनको दिया गया है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए। ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी रही है, पूर्वोत्तर में काम किया है इन्होंने काफी, और इनकी बुक अरुणाचल प्रदेश की है, लेखिका ममांग दाई, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये यहां से पूछा जा सकता है। वैसे तो हम टेस्ट सीरीज में ये सभी जो आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कवर कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। स्टैटिस्टिक्स एज ऑफ ए पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए सांख्यिकी में जो एज है वो एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी का लंबाई कितनी, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, या उसकी एज कितनी है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। अब अगर हम देखें तो डिस्क्रिएट वेरिएबल क्या होता है, जो असतत चर होता है वो क्या होता है, इसमें ये पूर्णांक में होता है एक्चुअल में। जैसे किसी ने पूछा कि फैमिली में कितने बच्चे हैं, अब वो बता रहा है कि 6.4, तो इस तरीके से होता है 3.5, 6.2 या 2.8 जो भी है पॉइंट में आता है ये, तो ये एक डिस्क्रिएट वैल्यू होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इसको खंडित चर भी कहते हैं डिस्क्रिएट वेरिएबल को, और ये वो चर होते हैं जिनमें कोई भी 2 मान होते हैं, 2 वैल्यू, उनके बीच में प्रत्येक मान को धारण करना मतलब सैद्धांतिक रूप से वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल दिया हमने कि 6.4 बच्चे हैं, तो ये सैद्धांतिक रूप से कोई भी स्वीकार नहीं करेगा इसको, तो ये असतत चर होता है, और सतत चर जो सैद्धांतिक रूप से संभव होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, व्यक्ति की आयु एक सतत चर है। अभी प्रेजेंट के अब अगर हम देखें तो हमसे इसी तरीके का कौन सा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हमें इसमें दे दिया जाएगा कि कोई सीरीज है, कोई श्रृंखला है, उसमें उसका माध्य 20 है, उसका माध्य 20 है, और उसका जो मानक विचलन है, मानक विचलन सपोज उसका मानक विचलन 4 है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, विचरण गुणांक। और विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक होता है जो मानक विचलन होता है। मानक विचलन कितना है, 4 है। मानक विचलन 4, उसको डिवाइड किया जाता है जो माध्य होता है उससे, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी अगर कोई सीरीज है तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगता है, चाहे सिंपल हो या सीरीज हो, दोनों में। इसमें सापेक्षिक जो परिवर्तनशीलता है उसका प्रतिशत के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। तो जैसे इसका हो जाएगा कितना, 520 हो जाएगा इसका। इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। यदि प्रसरण 4 हो, वेरिएंस कितना है, वेरिएंस 4 है, तो उसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जो ध्यान में रखना है आपको। मानक विचलन, मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये होता है प्रसरण का अंडर रूट। वेरिएंस को इसको रूट करके निकाला जाता है। जैसे इसमें प्रसरण 4 दे रखा है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 2। इस तरीके के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में आगे भी। जैसे हमें बता दिया किसी वितरण का प्रसरण है वो 9 है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। एक्चुअली ये डेटा का जो फैलाव है उसका मेजरमेंट होता है ये, और प्रसरण हमेशा पॉजिटिव वर्गमूल होता है, पॉजिटिव वर्गमूल होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। देखिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है टेस्ट सीरीज, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 18 टेस्ट ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं।
और अगले जो सब्जेक्ट के टेस्ट भेजे जाएंगे वो 10 तारीख को भेजे जाएंगे, तो निश्चिंत रहिएगा, आपको भेज दिए जाएंगे आपके ईमेल आईडी पे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव द टीचिंग बिहेवियर? टीचिंग बिहेवियर के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो ये माइक्रो टीचिंग यूज किया जाता है इसके लिए। माइक्रो टीचिंग ये एक ऐसा योजना है, इसमें उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए जो शिक्षण क्रियाएं हैं उनका एक प्रेक्षण जरूरी होता है। शिक्षक में सुधार लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। उसकी व्यक्तिगत जो क्षमता है उनका विकास करके और शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको और बेहतर और कैपेबल बनाया जाए, उसके लिए माइक्रो टीचिंग यूज ली जाती है। देखिए, अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो सुबह बजे से इवनिंग में 9 बजे के बीच में कर सकते हैं। जो साथी हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, मटेरियल सेंड करने का टाइम 7 से 9 बजे के बीच में है इवनिंग में, और जिस दिन भी मटेरियल सेंड करते हैं इसी टाइम पे सेंड करते हैं। आप अपने ईमेल चेक कीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप जरूर चेक कीजिएगा। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये फॉलो नहीं हो रहा है और कुछ लोग सुबह 6 बजे मैसेज करना, रात को 2 बजे, इस तरीके का ठीक नहीं है। अगर आप जो प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक टेस्ट सीरीज का दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, या जो हमारी वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन करते हैं, सपोज इस टाइम के अलावा भी आप रात को लेट ज्वाइन करते हैं तो आपको दिन में 12 से 2 बजे के बीच में 12 से 2 बजे के बीच में आपके ईमेल आईडी पे वो मटेरियल सेंड कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा। और अगर किसी को मटेरियल नहीं मिल रहा है किसी वजह से, वैसा तो होता नहीं है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। अब अगर प्रेजेंट के सिनेरियो में देखें हम इस क्वेश्चन को लेके, तो हमसे क्या पूछा जा सकता है? प्रेजेंट के सिनेरियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे क्वेश्चन आएगा और इस पे सफिशिएंट हमें करना होगा। हम ऑलरेडी इस पे कई क्वेश्चन कर चुके हैं और इसको अच्छे से हम एक सेपरेट टेस्ट पूरा इस पे नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस पे आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए कक्षा 1 से 2 तक शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए। जो कक्षा 1 से 2 है उसमें शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए? तो उसमें शिक्षण का माध्यम है जो मदर लैंग्वेज है या जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें होना चाहिए। उसकी वजह है, इससे क्या है, बच्चों में जो एक संज्ञानात्मक कैपेसिटी है वो डेवलप होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसकी विशेषता पूछी है। देखिए, इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन है उसकी संख्या ज्यादा और उत्तर छोटे होते हैं, और इससे टीचर को क्या है, मूल्यांकन में सुविधा होती है। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सबसे जो मेन क्वालिटी होती है इसकी, इसमें एक विशेषता विश्वसनीयता होती है, इसकी वैलिडिटी भी होती है और रिलायबिलिटी भी होती है। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण की एक विशेषता होती है। अब यहां से इसका तो डी हो गया करेक्ट आंसर, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के पेपर इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम सीख सके कि अब हमारे एग्जाम में इससे इस तरीके का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में उसके जो लेवल है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के जो 6 लेवल है, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं क्वेश्चन, आगे रिवीजन में भी ले लेंगे। इसमें 6 स्तर में जो याद रखना है, समझना है, उसका क्या एक्सपेरिमेंट करना है, उसका क्या एनालाइज करना है, उसका एवल्यूएशन करना है, फिर उसका सृजन करना है। याद करना, समझना, उसका प्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना। और इसमें जो उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर है वो क्या है, क्रिएशन। क्रिएशन ब्लूम की टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर है। हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए ब्लूम के वर्गीकरण में उच्चतम स्तर क्या है, तो वो क्रिएशन है। इस तरीके के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, जो एक सेंट्रल टेंडेंसी है वो इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी है ये कोई भी वितरण है, किसी वितरण या उसका जो परिदर्श है या फिर उसका समूह है,
उसमें जो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी है उसका मेजर किया जाता है, उसके 3 माप हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। किसी डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल या जो ग्रुप है उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन 3 मापों द्वारा किया जाता है, और ये 3 माप कौन से हैं, जिनमें पहला है दिस वन, दूसरा है दिस वन, और तीसरा है ये 3 है इसकी। चौथा जो रेंज है ये इसका टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, और ये क्वेश्चन सिलेबस से ही है। अब इस तरीके का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में कौन सा पूछा जा सकता है, तो अगर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो माध्य है, सपोज माध्य को हम मान लेते हैं A और माध्यिका को मान लेते हैं हम B और बहुलक को मान लेते हैं C, तो A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, तो इसको क्या कहा जाता है, ये जो बहुलक माध्य फिर वो माध्यिका बहुलक ये जो है इसको कहा जाता है पॉजिटिव स्क्यूड, इसको एक पॉजिटिव स्क्यूड कहा जाता है। इसमें एक और होता है A इज ग्रेटर देन A इज इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक, ये होता है एक नॉर्मल वितरण होता है। ये कौन सा होता है, पॉजिटिव स्क्यूड विषम, और ये होता है नॉर्मल। इसमें एक और होता है A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C, इसको कहा जाता है नेगेटिव स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड ऋणात्मक विषम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके से कि जब किसी वितरण में माध्य माध्यिका से बड़ा है, माध्यिका बहुलक से बड़ा है, तो वो वितरण क्या कहलाता है, वो धनात्मक विषम वितरण कहलाता है। और अगर ये छोटे क्रम का दिया हुआ है जो लास्ट में है A इज लेस देन B इज लेस देन, तो ये नेगेटिव स्क्यूड है, ऋणात्मक विषम है, और ये बीच वाला जो है इक्वल्स टू नॉर्मल है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला ईमेल किसने भेजा था, पहला ईमेल है ये किसके द्वारा भेजा गया था, ये एक इंजीनियर था जिसने भेजा था, ये सैमुअल टॉमलिंसन, इसने भेजा था ये 1971 में। हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए www जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको किसने इन्वेंट किया है, ये किसने आविष्कार किया, किसने शुरू किया, तो ये टिम बर्नर ली ने किया है, टिम बर्नर्स ली का है www, ये पूछा जा सकता है हमसे। और वैसे भी ईमेल और इंटरनेट ये कोर सिलेबस का टॉपिक है। यहां से हम एक और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी जो चर्चा में है रिसेंटली रेल 1, ये काफी चर्चा में है, रेल 1, रेल 1 है, ये कब लॉन्च किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है रेल 1 जो 2025 में लॉन्च किया। ये एक इंटीग्रेटेड ऐसा सुपर ऐप है जिसमें आपको IRCTC, UTS, NTES, रेल मदद और रेलवे की जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है, और वो है सुपर ऐप रेल 1। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में रेल 1 का। जैसे जैसे हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो अभी प्रेजेंट में हमसे क्या पूछा जा सकता है, और यहां से आपको काफी आइडिया हो जाएगा, और ये 100% हेल्पफुल रहेगा, और यहां से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जंक ईमेल को इनमें से क्या कहा जाता है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जंक ईमेल क्या होता है, एक स्पैम होता है, ये स्पैम होता है, इसमें कोई भी जो हमें अनचाहा बल्क मैसेज भेजते हैं वो स्पैम होता है। अब इस तरीके का जो हम एक्सपेक्ट करें तो आजकल की जो चर्चा में है या जो न्यूज में है या जो ट्रेंड में है वो है भारत में CERT इन और RBI, इन दोनों ने क्या किया है, अभी नई गाइडलाइंस जारी की है लास्ट 2025 में। इसी को से मिलता जुलता है वो है फिशिंग जो कि एक साइबर क्राइम है जिसमें जो ठग होता है वो या तो कोई नकली वेबसाइट बनाएगा उसी तरीके की, या कोई ईमेल के जरिए आपको यूजर को उसका पासवर्ड वगैरह चुराने की या आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो हैक करने की कोशिश करेगा।
कई बार हम में से, आप में से किसी के पास कॉल आता होगा, कोई भी बैंक का कर्मचारी या जो भी आप चीज के जिसके लिए भी आप सर्च करते हैं, तो वहीं से, जहां से सर्च करते हैं वहीं से ही आप कोई क्वेरी करते हैं, वहीं से फिर आप या कोई चीज अप्लाई करते हैं, वहीं से आपकी जानकारी, डेटा वहीं से लीक होता है। अब वो क्या करते हैं कि जैसे आपका कोई डेबिट क्रेडिट या कोई कार्ड है, आपको बैंक कर्मचारी बनके और आपका नाम, एड्रेस सब बताएगा। आपका जो डेबिट कार्ड है उसका पूरा नंबर बता देगा, डेबिट कार्ड का जो वैलिडिटी है वो बता देगा आपको, जो डेबिट कार्ड की वैलिडिटी है वो बता देगा आपको। लेकिन उसके पास ये 3 डिजिट का जो सीवीवी है वो नहीं होता है, और ये सारी डिटेल बताने के बाद आप या तो गुम हो जाते हैं या फिर उसकी बातों में यकीन करते हैं हम लोग, और फिर ये भी हम उसको दे देते हैं। और कई बार आजकल नया तरीका है, वो लोग इसको मांगते ही नहीं है, वो एक लिंक सेंड करते हैं या फिर आपसे स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो आपके पास जो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है वो आपके जो मैसेज बॉक्स है उसमें आता है। तो आप फोन पे बात करते करते आपका जो भी पर्सनल चीजें हैं उनको ओपन ना रखें कभी भी। किसी से भी कॉल पे बात कर रहे हैं तो पर्सनल चीजें हैं वो ओपन ना रहें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसको ही फिशिंग कहा जाता है। तो ये फिशिंग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई भी डिस्क है उसको ट्रैक और सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? देखिए, जो डिस्क है, डिस्क या फ्लॉपी डिस्क ले लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क है, सर्कुलर होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सर्कुलर होती है, इसके दोनों ओर मैग्नेट का लेप लगा होता है। फ्लॉपी डिस्क में मैग्नेट का लेप लगा होता है इसमें, और इसमें जो फ्लॉपी में है उसमें डेटा कुछ सर्कुलर, जो इसका रूट है, पथ है, उसमें स्टोर किया जाता है, और उनको हम कहते हैं ट्रैक्स। और जो ट्रैक्स होते हैं, हर ट्रैक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया होता है, हर ट्रैक के कई भाग होते हैं, उनमें बटा होता है, उसको कहते हैं सेक्टर। अब डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने का जो प्रोसेस है उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं हम। अब यहां से क्वेश्चन अगर ऐसा ही कोई पूछा जाएगा तो आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, हमको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिया, गूगल ड्राइव दे दिया, या फिर जो AWS है, जो जैसे अमेजन का सिस्टम है, या फिर जो एज्योर है, ये एग्जाम्पल ऑप्शन में दे दिया हमें। या फिर एक हमें ऑप्शन दे दिया USB पेन ड्राइव का, और हमसे पूछ लिया इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण नहीं है, तो USB पेन ड्राइव इसका उदाहरण नहीं है। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा और सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, कोई भी दूर सर्वर है उस पर उपलब्ध रहती है, और वो इंटरनेट के जरिए होती है। यह आपको थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग का ध्यान रखना होगा। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? वो अमंग द फॉलोइंग हैज इन्वेंटेड द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। देखिए, कंप्यूटर हार्ड डिस्क है, इसका जो आविष्कार किया गया था वो IBM कंपनी ने किया था। IBM कंपनी के द्वारा किया गया था इसका आविष्कार, और ये इंजीनियर थे एक रेनॉल्ड जॉनसन। रेनॉल्ड जॉनसन ने किया था इसका आविष्कार। तो 20 का करेक्ट आंसर आएगा। अब ये तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क का है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड इसी तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। किसी भी चीज का इन्वेंशन को लेके क्वेश्चन आ सकता है। वैसे इसरो का एक चर्चा में है आजकल, स्पेस डेक्स, स्पाडेक्स करके है, स्पाडेक्स। वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी इसके बारे में भी जरूर पढ़िएगा, स्पाडेक्स के बारे में। इसकी सफल डॉकिंग हुई थी अभी, और भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने ये हासिल किया है। स्पाडेक्स चंद्रयान और गगनयान मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पाडेक्स अंतरिक्ष में 2 यानों की डॉकिंग टेक्निक। गूगल स्कॉलर क्या है? देखिए, ये पेपर बनाने वाले लोग कई बार बना देते हैं, और जब
इनकैपेबल, जो कैपेबल नहीं है वो एजेंसी को हायर करते हैं तो वो वैसा ही होता है, या तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनता है। जैसे इस बार जो अप्रैल 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर के थे। खैर इस बार तो पेपर का भी काफी, कोई पेपर सेल कर रहा है, कोई बेच रहा है, ये इस तरीके की काफी धांधली हुई थी और चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस्तीफा कम है, कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है। गूगल स्कॉलर क्या है? तो गूगल स्कॉलर एक तरीके से वेब सर्च इंजन है जो काफी चर्चा में था ये, क्योंकि ये 2004-5 में लॉन्च किया गया था और मेनली ये जो अकेडमिक वगैरह हैं इसको अकेडमिक सर्च इंजन भी कहा जाने लगा था। इसमें अकादमिक जो चाहे मैगजीन्स हैं या वो आर्टिकल्स हैं उनके लिए काफी फेमस हुआ था गूगल स्कॉलर। अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये तो कोई भी इनमें से सही नहीं है, क्योंकि ये एक सर्च इंजन था। ऐसा ही क्वेश्चन अगर हम एक्सपेक्ट करें तो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है स्वयं। स्वयं सबसे ज्यादा चर्चा में इस टाइम। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। 17-18 में शुरू किया गया था, 2017 में। और इस पे ऑनलाइन में मुफ्त फ्री में इसमें पाठ्यक्रम उपलब्ध है, चाहे वो NPTEL हो, UGC हो, AICTE हो, NCERT हो, इनके लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वयं पोर्टल का संबंध किससे है? तो ऑनलाइन उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? वो अमंग द फॉलोइंग सेड एनवायरमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। अब यहां से जो एनवायरमेंट पे सबसे ज्यादा फिलहाल जो चर्चा में है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, COP30, जिसपे ऑलरेडी हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कर चुके हैं कवर इस पे अलग अलग तरीके से। ये ब्राजील के बेलेम जो शहर है वहां पे आयोजन हुआ है इसका, COP30 का, नवंबर 2025 में। आगे कहां आयोजन होने वाले हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था पेरिस में 2015 में, और उसी के बाद में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, जो इसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और ये पेरिस क्लाइमेट 2015 में हुआ था, उसी के बाद में इसको स्थापित किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो ये पेरिस क्लाइमेट के 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है COP30। और वैसे भी हमारा सिलेबस में है तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें COP30 में 2035 में क्या लक्ष्य होंगे उनको लेके भी चर्चा हुई है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अब कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऐसे ही नहीं पूछ लिया जाता कि रैंडम हमारे सिलेबस में से उठा लिया है और रैंडम पूछ लिया है, ऐसा नहीं है। चिपको मूवमेंट का क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, एक तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा, उनके साथ में चंडी प्रसाद भट्ट थे, और ये उत्तराखंड के चमोली से शुरू हुआ था। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट से 1973 में था, जहां तक 73 में था। ये जो वृक्षों की कटाई है उसके विरुद्ध था। सुंदरलाल बहुगुणा इसको लीड कर रहे थे, इनके साथ में चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया 2021 में? 2021 में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है इनका निधन हुआ था 2021 में। 2021 में इनका निधन हुआ था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब इस टाइम पे क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जा सकता है? बिल्कुल, इस तरीके का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। वो पूछा जा सकता है हमसे ये क्वेश्चन। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, इसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर माधव गाडगिल। जब ये पैनल बनाया गया था वेस्टर्न घाट के लिए 2011 में, जब गाडगिल रिपोर्ट आई थी इनकी, तो उसको लीड किया था, चेयर कर रहे थे उस कमेटी को डॉक्टर माधव गाडगिल। और अभी रिसेंटली जनवरी 2026 में, 7 या 8 जनवरी 2026 को डॉक्टर माधव गाडगिल का निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप मान के चलिए पूछा जाएगा एग्जाम में, पूरे चांसेज हैं।
और इन्होंने 2010-11 में कमेटी बनी थी, डॉक्टर गाडगिल ने चेयर किया था। वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट पैनल पे जो इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया है वेस्टर्न घाट पूरा एंटायरली, उसके लिए इनको यूनाइटेड नेशन से भी अवार्ड मिला हुआ है। माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था 2024 में, और इन पे हमने क्वेश्चन भी करवाया है टेस्ट सीरीज में, आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से करंट से ही टच में होता है। वो निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन? देखिए पॉपुलेशन है, इसमें आपका बर्थ रेट, डेथ रेट या जो सेक्स रेशियो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। सेक्स रेशियो, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये होती है। स्ट्रेटिफिकेशन जो है, स्तर विन्यास, ये एक्चुअल में एक सोशल लेवल है। ये क्या है? सोशल स्तरीकरण है, ना कि पॉपुलेशन का। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि अभी जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस की जो पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई है 2025 में ही आई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब से ज्यादा हो गई है और भारत चीन को पीछे छोड़ के और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर पॉपुलेशन पे तो जो डेटा है वो 2011 के हैं, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो या कोई करंट में जो अभी कमेटी बनाई है, जो सेंसस होगी आगे, उसको लेके कोई क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? कौन से देश में तांबा खनिज संसाधन नहीं है? अभी क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी इसी टाइम पे, 2021 में एक रिपोर्ट आई थी 2018-19 की। ये जो मिनरल्स हैं इनकी रिपोर्ट आई थी और इसमें जो कंट्रीज थे अग्रणीय, उनकी रिपोर्ट थी। उनमें चिली, पेरू, यूएस, ये कुछ कंट्रीज थे, उनकी रिपोर्ट आई थी। उसी को लेके क्वेश्चन बनाया गया था। तो पुर्तगाल है जहां पे तांबा खनिज संसाधन यहाँ पे नहीं है और ये काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है, जबकि पोलैंड है या फिर जाम्बिया है, ये इसके काफी बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है? अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम के काफी बड़े भंडार पाए गए हैं और ये जो क्षेत्र है ये है सलाल क्षेत्र। जम्मू कश्मीर का सलाल हैमाना क्षेत्र है जहां लगभग 6 मिलियन टन, 5.9 मिलियन टन के आसपास लिथियम भंडार खोजे गए हैं और अब इसकी कमर्शियल प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है इसके उत्खनन का। और लिथियम के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें जो बैटरी है उसके लिए लिथियम काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो ये ध्यान में रखना होगा। जम्मू कश्मीर के किस जिले में पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के सबसे बड़े लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है और रियासी डिस्ट्रिक्ट में सलाल हैमान क्षेत्र है, यहां पे खोजे गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे एग्जाम में। वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है? मेसोस्फीयर की बात हो रही है, इसका क्या एक्सटेंड है किस हाइट से किस हाइट तक? तो ये 50 to 85 किलोमीटर तक है। और इस पे अभी रिसेंट टेस्ट में हमने क्वेश्चन करवाया था, इनकी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है इस पे पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करवाया हुआ है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे बारिश होना, वर्षा, बादल, आंधी, ये जो घटनाएं हैं ये वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जो 13 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर आप इसकी पोल पे देखेंगे, पोल पे 8 किलोमीटर तक है और जो विषुवत रेखा है उस पे ये 18 किलोमीटर तक है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं यही होती है ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इस पे तो हमने डिटेल में क्वेश्चन किए हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको 100% अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आप
सीरियसली टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं कोर्स को। तो भारत में समुद्री मेरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? ये समुद्री जो राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में। ये एक्चुअली भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और यहां से क्वेश्चन फिर आने की चांसेस है, काफी ज्यादा चांसेस हैं इसी रीजन से पूछने की। उसकी वजह है अभी रिसेंटली पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से जो पीओके है उधर से डाइवर्ट कर रहा है अटेंशन और इधर वो कुछ कर रहा है यहाँ पे खुरापात, और उसको लेके ही जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वार्न भी किया है पाकिस्तान को। और उसकी वजह है ये दलदल वाला क्षेत्र है, स्वयं रीजन है। यहाँ पे पाकिस्तान ने ब्रिटेन से कुछ ऐसे व्हीकल लिए हैं जो पर्टिकुलर दलदल में चलने के लिए ही कैपेबल हैं, वो खरीदे हैं उसने ब्रिटेन से, वो यहाँ पे उनको चला रहा है। तो वो ट्रैक किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं जो सैटेलाइट है उनके थ्रू। तो उसके बाद ही पाकिस्तान को वार्न किया गया था कि इस क्षेत्र से दूर रहे, अदरवाइज उसके काफी डेंजर हो सकता है। तो ये चर्चा में है, यहां से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। या फिर जो जनरली महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है उसका पूछ लिया जाएगा, वो चर्चा में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, उसका पूछा जा सकता है। उसको लेके तो अभी कोई पीआईएल भी लगी थी, जो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है अंडमान निकोबार, उसको लेके कोई पीआईएल भी लगाई गई थी। या फिर गहिरमाथा जो समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य है उड़ीसा का, उसका पूछ लिया जाएगा। मन्नार की खाड़ी जो समुद्री राष्ट्रीय पार्क है तमिलनाडु में, उसका पूछ लिया जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही इन पे तो हम डिटेल में अटेम्प्ट कर लेंगे। या फिर यहां से देखें तो अभी जो नई रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए गए हैं वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पटना, ये टेस्ट सीरीज में कर चुके हैं, पटना पक्षी अभ्यारण्य, इसको रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया है। और ये पटना है जो उत्तर प्रदेश में ही है, ये पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिले में है। ये पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ में गुजरात का है छारी ढांड, उसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। रामसर सूची एक्चुअल में रामसर कन्वेंशन है 1971 का, ईरान में एक शहर है रामसर, और अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको जानकारी में होगा। ये पूछा जा सकता है। पटना पक्षी अभ्यारण्य 2025 में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया है। इसके साथ में गुजरात का है छारी ढांड उसको, और भी जो कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी चर्चा में है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध सितनवातल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में? सितनवातल एक्चुअली ये गांव का नाम भी यही है, सितनवातल ही गांव का नाम है, और ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जिला है एक, पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है ये। और ये जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं कई, और उस टाइम पे चर्चा में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये तमिलनाडु में है। अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है इस बार जो चर्चा में है जो हमसे पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो टेंटेटिव लिस्ट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट है, इसमें अभी रिसेंटली 3 बौद्ध स्थल जोड़े गए हैं। 3 बौद्ध स्थल जोड़े गए हैं, और वो 3 बौद्ध स्थल कौन से हैं? रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी। ये 3 बौद्ध स्थल यूनेस्को की जो विश्व विरासत संभावित सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट, इसमें जोड़े गए हैं। रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी ये जोड़े हैं 3, और ये तीनों ही उड़ीसा में है। और उड़ीसा में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है जाजपुर जिला उड़ीसा का, और ये तंत्रयान बौद्ध धर्म के केंद्र हैं, और इनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? देखिए, समुद्रगुप्त का अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद प्रयाग जो स्तंभ प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था हरिसेन। किसने लिखा था ये प्रयाग प्रशस्ति? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने।
हरिसेन ने लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त के जो सैन्य अभियान है, उसकी जो विजय अभियान है, पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, उसका क्या, समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व कैसा था उसके बारे में। और प्रयाग प्रशस्ति में 12 साउथ इंडिया के और 9 है जो नॉर्थ इंडिया के भारतीय शासकों के नाम हैं, और इसमें काफी डिटेल में बताया हुआ है। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कांचीपुरम का पूछ लिया है, तो कांचीपुरम का उस टाइम पे कौन था, तो कांची का विष्णुगोप था। जो चिंगलेटपुल डिस्ट्रिक्ट है वहां का है कांची विष्णुगोप। इसी तरीके का दूसरा पूछा जा सकता है, जैसे व्याघ्रराज का पूछ लिया जाएगा। तो व्याघ्रराज है, ये महाकांतार के शासक थे। महाकांतार ओडिशा में है। महाकांतार कहाँ है, उड़ीसा में। ये उस टाइम पे उड़ीसा का जो जयपुर जंगल है, जयपुर जंगल उस नाम से था। ये पूछा जा सकता है। या फिर हमसे जो कौशल के शासक है महेंद्र, उनका पूछा जा सकता है। महेंद्र गिरी का पूछा जा सकता है जो पिष्टिपुर के थे। इस तरीके से ये 12 थे। जैसे कुरुथुलपुर का है धनंजय, देवराष्ट्र के कुबेर हैं, अवमुक्त के नीलराज थे। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये इस तरीके के क्वेश्चन कंसीडर करते हैं ये सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर में। तो ये ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति। साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। अब साइलेंट वैली का है, तो साइलेंट वैली तो केरला में है। साइलेंट वैली ये केरला में है। इस शांत घाटी, केरल के जो पलक्कड़ जिला है, केरला का पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, उसमें है। ये सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों का ही एक एक्सटेंशन है, और इसी वजह से उच्च जो हाई बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन माना जाता है। इसको 1984 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया गया था। अब यहां से हमसे इस बार क्या पूछा जा सकता है, तो हो सकता है इसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमसे, जो काफी लंबी लिस्ट है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इस बार फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और वो आएगा इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसका क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये 2025 में आई है। 2023 की रिपोर्ट है जो 2025 में आई है। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, और इसमें हमसे पूछा जा सकता है भारत की 2025 की वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया, तो वो मध्य प्रदेश है। हमसे पूछा जा सकता है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र आवरण, वन आवरण परसेंटेज वाइज, वन आवरण प्रतिशत में, तो उसमें कौन सा टॉप पे है, तो उसमें मिजोरम है। उसमें मिजोरम है। हमसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कम कहां हुआ है, एज पर जो पिछली रिपोर्ट थी 2021 की, जो 2023 में आई, उसके कंपैरिजन में जो वन क्षेत्र है वो किस राज्य में कम हुआ है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे ये पॉपुलेशन का जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, सेंसस का, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, एक जनरल एग्जांपल लें इसका। ये आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा। अभी जैसे हमने डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कम कहां हुआ है, तो वो मध्य प्रदेश में हुआ है। उसकी वजह है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, फॉरेस्ट एरिया तो कम वहीं होगा, सबसे ज्यादा है। जैसे अभी SIR चल रहा था, जो वोटर रिवीजन लिस्ट करके कुछ था ECI का, उसमें सबसे ज्यादा अगर नाम कटे तो वो उत्तर प्रदेश से, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, कोई दूसरा राज्य उसके आसपास नहीं है, तो सबसे ज्यादा नाम वहीं कटे हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल लेके मध्य प्रदेश में ही सबसे जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम हुआ है प्रीवियस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, प्रीवियस रिपोर्ट के कंपैरिजन में जो अभी नई रिपोर्ट आई है उसमें। ये थोड़ा याद रखिएगा, ट्रिकी है, पूछा जा सकता है।
मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान जंग की उपाधि किसको दी गई थी? अब ये अरसलान जंग क्या होता है, तो इसको ये युद्ध का शेर जैसा कुछ इसको कहा जाता है। अब ये उपाधि इन्होंने एंटोनी पोलियर को दी थी, एंटोनी पोलियर को। अब ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर से, तो जो एक पीट्रा डोरा है, पीट्रा डोरा, उसका पूछ लिया जा सकता है। पीट्रा डोरा, इसका पूछ लिया जाएगा कि जो वास्तुकला है इसकी प्रमुख विशेषता पीट्रा डोरा की क्या है, तो इसमें पत्थर पे एक रत्न जड़ने की जो टेक्निक है वो उसको कहा जाता है। एक इटालियन वर्ड है एक्चुअल में, ये कठोर पत्थर जिसका मतलब होता है, तो ये पूछा जा सकता है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको मैच करना है। देखिए ये इस टाइम पे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, जूट, चाय, रबड़ और गन्ना, जो राज्य इनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो मैच करना है इस तरीके के क्वेश्चन में। अब इसमें आप देखेंगे तो जूट का है, जूट का सबसे ज्यादा इसमें पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद में चाय का देखते हैं तो चाय में असम है, असम। चाय के बाद में रबर है, रबर में केरला है, और गन्ना आप जानते हैं, गन्ना उत्तर प्रदेश में। अब इस बार भी अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो वो क्या कौन सा बन सकता है, तो हो सकता है इस बार हमसे पूछ लिया जाए जैसे कॉफी है, कॉफी का दे दिया जाए, या फिर कॉफी के अलावा केसर है, या फिर काजू है, या फिर जो एक कोकोनट है, नारियल है, इस तरीके का दे दिया जाए हमें। तो जो कॉफी है उसमें तो कुर्ग क्षेत्र फेमस है, कर्नाटका का कुर्ग क्षेत्र। या जो केसर है, केसर जो पंपोर क्षेत्र है, पंपोर रीजन जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पंपोर क्षेत्र है, वहां पे केसर के लिए फेमस है। या फिर काजू है, जो काजू के लिए जो गोवा है, गोवा फेमस है। और नारियल है, नारियल के लिए केरला है। इस तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन हमसे एग्जाम में, और इस पे सफिशिएंट हम प्रैक्टिस कर लेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, भारतीय निर्वाचन आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका मेंशन कर रखा है कि एक ईसीआई होगा, वो आर्टिकल 324 में। सीआईसी है, ये आरटीआई के तहत इसको बनाया गया था, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था 2005, उसी के बाद में इसको स्थापित किया गया था। आरबीआई है, ये खुद का ही एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी, जो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में था, फिर बाद में कलकत्ता से 1937 में इसको अभी जहां प्रेजेंट में मुंबई में है आरबीआई का हेडक्वार्टर, वहां शिफ्ट किया गया था। यूजीसी है, तो यूजीसी की स्थापना दिसंबर 1953 में हुई थी, 28 दिसंबर को। और फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसने इस पे एक एक्ट बनाया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में। तो इसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आप एक्सपेक्ट कौन सा कर सकते हैं, अभी यूपीएससी के 100 साल पूरे हुए हैं। यूपीएससी के अभी रिसेंटली 100 साल पूरे हुए हैं, तो यहां से यूपीएससी के बारे में पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन है अभी, या उनका अपॉइंट कौन करता है, कितने मेंबर है, कब यूपीएससी की स्थापना हुई है, इस तरीके का पूछा जा सकता है। और अभी वैसे भी 1-2 दिन पहले यूपीएससी का रिसेंटली रिजल्ट भी आया, तो यूपीएससी अभी चर्चा में है यहां से, तो यूपीएससी पे, या फिर कैग चर्चा में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, तो इनका भी पूछा जा सकता है, इनकी भी रिपोर्ट चर्चा में है।
देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। myupsc.in वेबसाइट पे सब्जेक्ट के लिए ये वेबसाइट है। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना संविधान के किस भाग का हिस्सा है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था भारतीय संविधान में और एक नया जोड़ा गया था 4A, इसमें उसका है ये 4K का जोड़ा गया था और इसमें आर्टिकल 51A के तहत ही 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको जोड़ा गया था, जो मौलिक कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटीज उनको जोड़ा गया था। अब ये जो हिस्सा है ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है संविधान का। फंडामेंटल ड्यूटीज जरूर पढ़ लीजिएगा, जो टोटल शुरू में तो 10 थी, बाद में 11वीं जोड़ी गई थी 2002 में। 2002 में ये 11वीं जोड़ी गई थी 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों 14 साल की उम्र तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। यहां से हमसे ऐसा ही कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद या फिर जो सुधार की भावना है इसका विकास, ये किस मूल कर्तव्य में है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये चीजें चर्चा में है। तो इसमें देखिए ये जो है ये मूल कर्तव्य जो 4 है उसमें है, मूल कर्तव्य जो 4 है उसमें है, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? ये किस केस में कहा गया था? एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का, ये मिनर्वा मिल्स बनाम गवर्नमेंट ऑफ ये यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का केस था ये, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनका जो रिलेशन है इसकी व्याख्या का शायद इसका 4-1 से डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये किसमें कहा है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये केस था 1980 का। ऐसा ही क्वेश्चन केशवानंद भारती का पूछा जा सकता है हमसे। किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, आधारभूत संरचना सिद्धांत, ये प्रतिपादित किया था? तो ये 1973 का है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस है, जिसमें 13 जजों की बेंच थी, 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से आधारभूत संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और उसके अकॉर्डिंग संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूलभूत संरचना को नहीं बदल सकती है। यह है इसका मतलब केशवानंद भारती। भारतीय कृषि क्षेत्र में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारतीय कृषि क्षेत्र में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? अब यहां से जो क्वेश्चन है, देखिए भारत में जो सबसे ज्यादा है बेरोजगारी है वो एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। और ये होती क्या है? तो सबसे पहले इसको देखें तो ये इस तरह की बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले जो स्ट्रक्चरल बदलाव हैं उनकी वजह से होती है। यह एक अनैच्छिक बेरोजगारी का ही एक टाइप है जो इंडस्ट्रियल रीजन वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? खुली बेरोजगारी, जिसमें जो श्रमिक है वो काम करने के लिए उत्सुक है, मतलब वो चाहता है कि उसको काम मिले, वो कैपेबल है,
उसके पास एलिजिबिलिटी है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है, वो होती है ओपन बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, जिसमें श्रमिक के पास सारी योग्यता है, वो चाहता है काम करना लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, वो होती है खुली बेरोजगारी। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, एक छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं इसको, इसमें श्रमिक क्या होता है, बाहर से तो काम पर ऐसा लगता है कि काम कर रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में उस श्रमिक की उस काम को आवश्यकता नहीं होती है, उस श्रमिक की उस काम में जरूरत ही नहीं होती है। और इस तरह की जो है, जैसे सपोज किसी खेत की कटाई हो रही है, अब उस खेत की कटाई में 4 लोग कटाई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो 3 लोग भी उस काम को कर सकते हैं, तो लगता है कि ये इस एक आदमी की जरूरत थी नहीं। तो ये एक तरीके से प्रचंड बेरोजगारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है कि उस श्रमिक की उस काम में जरूरत नहीं थी। एक चक्रीय बेरोजगारी है। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, ये किसी चीज की डिमांड कम हो गई और जो उसका प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करता है, जो मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाता है। किसी चीज की मांग में कमी आ गई, अब फिर उसकी मांग में बढ़ोतरी हो गई तो वो बेरोजगारी खत्म हो जाती है, इसलिए इसको एक साइक्लिक चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और ये ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें होती है चक्रीय बेरोजगारी। यहां से जो अभी प्रेजेंट में देखें तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम, बजट में पीएम इंटर्नशिप स्कीम, इसमें 5 वर्ष में कितने यूथ को इंटर्नशिप का लक्ष्य रखा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत 5 साल में कितने जो युवा हैं उनको इंटर्नशिप का रखा है। तो इसमें एक तो देश की जो 500 शीर्ष कंपनियां हैं वो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा है। इसमें इंटर्न जो है, इंटर्न्स को 5,000 प्रतिमाह भत्ता और 6,000 का एक मुफ्त अनुदान भी मिलेगा। और ये 2025 में लागू हो चुकी है ये योजना, 1 करोड़ का टारगेट रखा है। तो ये ध्यान रखना, पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 5 साल के लिए 1 करोड़ युवाओं को इसमें, और ये 5,000 प्रतिमाह और 6,000 एक मुश्त। बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? बॉम्बे गोल्ड कप है, इसका जो संबंध है तो ये हॉकी है, हॉकी से है इसका, बॉम्बे गोल्ड कप का। मुंबई गोल्ड कप भी कहते हैं इसको। अब हॉकी में देखेंगे आप तो हॉकी में एक आगा खान कप और होता है, आगा खान के अलावा एक बीटन कप होता है, या फिर ये जो क्वेश्चन में पूछा है बॉम्बे गोल्ड कप, मुंबई गोल्ड कप, ये हॉकी से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से टेबल टेनिस में देखेंगे आप तो टेबल टेनिस में जैसे रामानुजन कप है, रामानुजन कप का संबंध टेबल टेनिस से है। या फिर एक लक्ष्मी कप होता है, वो भी टेबल टेनिस में ही होता है। बैडमिंटन का पूछ लिया जाएगा तो बैडमिंटन में जैसे एक टोपी वाला कप होता है बैडमिंटन में, एक चड्डा कप होता है। इसी तरीके से फुटबॉल में है, फुटबॉल में एक बेगम हजरत महल कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया। इस तरीके के कई हैं फुटबॉल में से संबंधित हैं। यहां से जो अभी रिसेंटली ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, तो अभी रिसेंटली आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप जीता है महिला टीम ने, तो उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सी टीम को हरा के जीता है, या मैन ऑफ द मैच कौन रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स के। तो आजकल काफी चर्चा में भी है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी अभी भारत ने जीती थी, ये चीजें अभी चर्चा में है। तो यहां से तो जो पूछा जाएगा क्वेश्चन अभी प्रेजेंट में जो चर्चा में है उनको लेके ही पूछा जा सकता है, किसी भी स्पोर्ट्स पे आ सकता है क्वेश्चन। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन करती है? ये जो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये इसमें फैट आएगा। पित्त की पथरी जो गाल स्टोन पित्ताशय की थैली में कोलेस्ट्रॉल के जमने से होती है वो है। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, ये समझ से बाहर है क्योंकि जनरल साइंस है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन
हो सकता है उस टाइम पे कोई चीज चर्चा में रही हो, और हो सकता है कि कोई ऑयल का इंपोर्ट वगैरह को लेके मलेशिया का इशू रहा हो, उस टाइम पे चल रहा था, तो उसकी वजह से कहीं से कनेक्ट करके बनाया होगा, लेकिन डायरेक्टली ये सिलेबस में नहीं आता है। समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है। समृद्धि एक्सप्रेस वे ये किससे संबंधित है? समृद्धि एक्सप्रेस वे है ये महाराष्ट्र का एक्सप्रेस वे, जो मराठवाड़ा से फिर आगे नांदेड़ वगैरह तक कनेक्टिविटी थी इसकी, चाहे वो औरंगाबाद, जो आजकल औरंगाबाद का शायद नाम चेंज कर दिया गया है, और पुणे मुंबई, इसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा, कम हो गया इससे समृद्धि एक्सप्रेसवे की वजह से। तो ये उस टाइम चर्चा में था ये एक्सप्रेसवे। ऐसा ही एक्सप्रेसवे अभी भी चर्चा में है जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस है। आरआरटीएस ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का पहला नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर कौन से दो शहरों के बीच में है? भारत का पहला है नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ये टोटल इसकी 82.15 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है एनसीआरटीसी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये इसको बना रहा है। यहां पे आप 180 किलोमीटर पर आवर इसकी गति मैक्सिमम ये है इस पे, और ये दिल्ली मेरठ के बीच में है। कहां के बीच में है? दिल्ली टू मेरठ के बीच में है ये। या फिर जो अभी पिछले टेस्ट में हमने क्वेश्चन करवाया था, बुलेट ट्रेन का जो अभी परीक्षण उसका ट्रायल किया गया है, बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, तो उसका अभी एक जो ट्रायल किया गया है वो किस खंड में किया गया है, जो पिछले टेस्ट में हमने वो क्वेश्चन कवर किया था, वो पूछा जा सकता है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा, और प्रैक्टिस टेस्ट तो आपको रेगुलर मिलते ही रहेंगे। ये आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। जो इंटरेस्टेड हैं वेबसाइट विजिट कर लीजिए या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। पिछले 8-10 साल में जितने भी प्रैक्टिस ये एग्जाम में हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सारे करवा दिए जाएंगे, और आपको साथ में प्रैक्टिस टेस्ट क्लासेस भी मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।